Hi everyone, welcome you all in माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ। यस गाइस, मैं दोनों रिटायरमेंट और डेथ आज आपको करवाने वाला हूं एक ही शॉट में, वन शॉट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवाने वाला हूं। हर एक चीज इसके अंदर आपको बताने वाला हूं जो आपके सीयूईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, इसके लिए कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 32। वो क्या कहता है कि एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो रिटायर नहीं होगा, हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर की कंसेंट से। और दूसरा, या जैसा डीड के अंदर लिखा गया है वैसे वो क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। ये बोलता है सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है गाइस, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, एक पार्टनर की जो रिटायर हो रहा है उसकी क्या लाइबिलिटी है? क्या बोला गया? जो उसने रिटायर होने से पहले जब वो फर्म में था उसके लिए वो हर चीज के लिए लायबल होगा। रिटायरमेंट से पहले कुछ भी घटता है, कुछ भी होता है फ्यूचर में, रिटायरमेंट से पहले का कुछ भी होगा तो वो उसके लिए क्या रहेगा? लायबल रहेगा। लेकिन अगर वो रिटायर हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना गाइस, अगर वो रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद और वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है कि मैं रिटायर हो गया हूं, तो उसके बाद अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो वो उन सब चीजों के लिए भी लायबल होगा। अगर कुछ भी फर्म में नुकसान होता है तो उसके लिए भी वो क्या माना जाएगा? लायबल माना जाएगा। अगर उसने पब्लिक नोटिस सर्व नहीं किया है, अगर उसने पब्लिक नोटिस सर्व कर दिया है तो वो लायबल नहीं माना जाएगा। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। देखिए, लाइबिलिटी ऑफ द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, लाइबल फॉर ऑल द एक्ट जो भी हुए हैं फर्म के अंदर ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट तक जो भी फर्म के अंदर घटा है उसके लिए वो लाइबल है। लाइबिलिटी फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर होने के बाद भी वो लाइबल रहेगा अगर उसने पब्लिक नोटिस सर्व नहीं किया है। लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद भी, until a public notice of his retirement is given। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया। जब एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायर हो रहा है, तो क्या क्या चीजें हम एडजस्ट करने वाले हैं, क्योंकि यही हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स में, हम यही सब सीखते हैं। तो पहली बात हम क्या निकालते हैं? न्यू रेशो। ठीक है गाइस, और उसके बाद गेनिंग रेशो, क्योंकि जब पार्टनर एक छोड़कर जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर उसके हिस्से को गेन करेंगे, तो यहां पर गेनिंग रेशो निकाली जाती है। गाइस क्लियर है? इसके बाद वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये भी हमने पढ़ा है। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, हमें अमाउंट डिटरमाइन करना है कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना है, ये नई चीज आने वाली है। उसके बाद पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, अगेन नई चीज आने वाली है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर मैं सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। गाइस क्लियर है? तो चलिए गाइस एक एक चीज को समझते चलते हैं और उसको अच्छे से आपको सुनना है ताकि आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाए। देखिए सबसे पहला आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसमें देखिए क्या बोला गया, सबसे पहला पॉइंट, when a partner retires and new profit sharing ratio among the remaining partner is not given। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूं आपको क्लियर होगा। देखिए कौन कौन पार्टनर है? लेट्स सपोज ए, बी एंड सी, तीन पार्टनर है, उनकी रेशियो है 1:1:1। ठीक है, सी रिटायर हो रहा है और ए और बी की न्यू रेशियो गिवन नहीं है। सी रिटायर हो गया, ए और बी की न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो जो उनकी क्या होगी? गेनिंग रेशियो, वो भी 1:1 होगी, और जो उनकी न्यू रेशियो होगी वो भी क्या होगी? 1:1 होगी। ठीक है गाइस, अगेन मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए एबीसी पार्टनर है 3:2:1 में। ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है? बी। कौन कौन रह गए? ए और सी, और इनकी न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो बी जा रहा है, तो उनकी न्यू रेशियो क्या होगी? 3:1, और उनकी गेनिंग रेशियो भी होगी 3:1।
तो आपको न्यू रेशो और गेनिंग रेशो इस केस में आपको पता चल गई। आगे चलते हैं, देखिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, इसके बाद ये फर्स्ट केस हुआ। गाइस ये सब नोट्स हमारी ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपको वहां पर मैं बहुत जल्दी ये सभी नोट्स डालने वाला हूं, आप उनको एंजॉय कर सकते हो और आप अपनी सीयूईटी की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और इवन हम इको के नोट्स भी ये डाल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस क्लियर है? चलिए गाइस आगे चलते हैं, हमारे पास सेकंड केस है। देखिए क्या कह रहा है, when the remaining partner take profit share of the retiring partner in an agreed ratio। जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके शेयर को एक एग्रीड रेशो में लेते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। देखिए मान लीजिए एबीसी पार्टनर, ठीक है, एबीसी 3:2:1 में पार्टनर, सी रिटायर हो रहा है, ठीक है, और ए और बी जो है उसका शेयर, किसका, सी का शेयर किस रेशो में ले रहे हैं, 1:1 में इक्वली ले रहे हैं। तो सी का शेयर कितना हुआ बताइए, सी का शेयर है 1/6, ए कितना लेगा, 1/6 का आधा, दैट इज 1/12, ठीक है, और बी कितना लेगा, 1/6 का आधा, 1/12, ठीक है गाइस। तो ए का देखिए, ए का पुराना शेयर कितना था, 3/6 प्लस उसमें ऐड हो जाएगा जो उसने एक्वायर किया, ठीक है गाइस। तो ये आ गया 12, तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 1 दैट वुड बी 7/12, और बी का शेयर आ जाएगा 2/6 प्लस 1/12 दैट वुड बी 12, तो ये आ जाएगा 4 + 1 दैट इज 5/12। तो उनकी न्यू रेशो आ गई 7:5। गाइस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इस तरीके से आप न्यू रेशो निकालोगे। और गाइस उनकी गेनिंग रेशो क्या होगी, ए ने भी 1/12 लिया है, बी ने भी, तो उनकी रेशो आ जाएगी गेनिंग रेशो दैट वुड बी 1:1। जो उसकी एग्रीड रेशो होगी, जिस रेशो में वो क्या कर रहे हैं, एक्वायर, वही उनकी क्या आ जाएगी, गेनिंग रेशो, ठीक है गाइस। तो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या कह रहे हैं, दैट इज वेरी सिंपल। क्या बोला गया है कि आपको ओल्ड रेशो भी दी गई है, when old ratio is given and when new profit sharing ratio is also given। तो आपको न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो भी, तो आपको केवल क्या निकालनी है, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ध्यान रखिए, दैट इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो आप करोगे और उससे क्या आ जाएगी, गेनिंग रेशो आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद ये पहला टॉपिक हुआ कि आप क्या निकाल रहे हो, न्यू रेशो और गेनिंग रेशियो, ठीक है गाइस। अब हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत ध्यान से समझना, वैल्यूएशन के बारे में हम ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। बहुत सारे मेथड लाइक आपका एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड ये पढ़ चुके हैं। अब ट्रीटमेंट की बात आई है गाइस, वो सब बिल्कुल सेम है। अब ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, ट्रीटमेंट यहां पर आपको समझना पड़ेगा, ये नहीं है यहां पर बात। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जब बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या कहेंगे, हम क्या करते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का हिस्सा दिया जाएगा, और जो पार्टनर गेन करेंगे उनसे लिया जाएगा उनकी गेनिंग रेशो में, तो उनकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। जैसे एडमिशन में हमने क्या किया था, कैशियर बैंक के थ्रू किया था, या उसका करंट डेबिट कर दिया था। यहां पर क्या है गाइस, वहां पर एक नया पार्टनर आ रहा था, उसका कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो नया पार्टनर आ रहा है, तो वो गुडविल का हिस्सा या तो कैश से लाएगा या बैंक से लाएगा या कोई एसेट ला रहा है। अगर वो कुछ भी नहीं ला रहा है तो उसका करंट डेबिट कर दिया। लेकिन यहां पर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वो आज तक पार्टनर है। तो यहां पर जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है। तो हम एंट्री क्या करते हैं, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, देखिए गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट, जैसा भी हमारा अकाउंट डेबिट, किस रेशो में गाइस, गेनिंग रेशो में। जिस रेशो में उन्होंने गेन किया है किसको दिया जाएगा, टू में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर, उनको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ये उनका गुडविल का क्या होगा, ट्रीटमेंट। तो पहली बात वैल्यूएशन, दूसरी बात उसका ट्रीटमेंट। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए इसमें हमारे पास क्या बोला गया है, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वैल्यूएशन जो आपने पढ़ा है वैसा ही है। अब मैं अगर ट्रीटमेंट की बात करूं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट करेंगे एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब उसके शेयर ऑफ गुडविल से
मतलब पूरी फर्म का गुडविल, पूरी फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल दी गई है, उसमें से उसका शेयर निकालेंगे और उस अमाउंट से उसको क्रेडिट किया जाएगा। और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा इन देयर गेनिंग रेशियो। यही चीज मैंने आपको बताई है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है गाइस, तो ये हमारा टॉपिक हुआ, दैट इज वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और इसके बाद अगला टॉपिक आ रहा है जो आप बहुत अच्छे से कर चुके हो। जब गुडविल बुक्स के अंदर अपीयर कर रही है, बैलेंस शीट के अंदर अपीयर कर रही है, तो इसे क्या किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो टू में क्या हो जाएगा, गुडविल। तो ये भी आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है, हिडन गुडविल। ध्यान से समझना गाइस, हिडन गुडविल यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए एबीसी पार्टनर, ठीक है गाइस, कौन जा रहा है, सी, हु इज गोइंग, दैट इज सी, सी जा रहा है छोड़कर। तो सी जब छोड़कर जाएगा, मान लीजिए उसका मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसका हिस्सा बनता है दैट इज 1,20,000। ठीक है, सी को जो पे करना है हमें वो 1,20,000 पे करना है, लेकिन हम उसको पे कर रहे हैं 1,50,000। हम उससे ज्यादा पे कर रहे हैं। कितना ज्यादा पे कर रहे हैं, 30,000। तो ये किसके नाम का है, उसके गुडविल के नाम का, दैट इज हिडन गुडविल। तो इस तरीके से हिडन गुडविल निकाली जाती है। मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसका कैपिटल का बैलेंस बनता है मान लीजिए 2 लाख। ठीक है, हम उसे पे कर रहे हैं 2.5 लाख, 2 लाख बनता है, 2,50,000 पे कर रहे हैं, तो 50,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो ये उसका गुडविल का हिस्सा होगा। ये फर्म की गुडविल नहीं है गाइस, माइंड माय वर्ड, ये उसकी गुडविल है। तो हम क्या करेंगे, ये उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, किसको, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, टू सीज कैपिटल। और कौन डेबिट करे, किसको डेबिट किया जाएगा, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनकी गेनिंग रेशियो में इसको डेबिट किया जाएगा। ए और बी मान लो दोनों गेन कर रहे हैं, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर फिक्स है तो करंट हो जाएगा। टू में, सी में क्या आएगा, टू में सीज कैपिटल, क्यों, क्योंकि ये उसकी गुडविल का हिस्सा है। यही 30,000 को किया जाएगा। ये गुडविल फर्म की नहीं है, ये उसकी गुडविल है क्योंकि उसे 30,000 दिया जा रहा है। ठीक है गाइस, आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी। दैट इज योर हिडन गुडविल। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए गाइस, ये सब हम बात कर चुके हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, रीवैल्यू। और रीवैल्यूएशन से जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस आएगा वो आज तक का है। आज पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आज तक के पार्टनर से बिलोंग करता है। तो इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये जो बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं, जो पार्टनर्स के प्रॉफिट है उसमें से बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। तो जो रिटायर हो रहा है उसको भी दिए जाएंगे, किसमें, उनकी ओल्ड रेशियो में। तो सभी पार्टनर को उनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे। रिजर्व देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो एंट्री वुड बी रिजर्व अकाउंट डेबिट। उनकी कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर लॉसेस दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू में लॉसेस। वेदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वेदर कोई भी एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस है, कुछ भी है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस आप लोगों से कर चुके हैं। अब देखिए नई चीज जो आ रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब क्या करेंगे, हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो भी उसको देना है उसका कैपिटल का बैलेंस, उसको मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है रीवैल्यूएशन से, कोई भी रिजर्व का हिस्सा है, गुडविल का हिस्सा है, अगर उससे ड्राइंग उसने किया उससे लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो लिया जाएगा, लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन से वो लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या निकालेंगे, उसका अमाउंट निकालेंगे जो उसे हमने पे ऑफ करना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। गाइस क्लियर है, तो उसको दो तरीके से, गाइस जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको दो तरीके से हम पे ऑफ कर सकते हैं। या तो हम इमीडिएटली कैश और बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, या हम उनको अभी पे नहीं कर रहे हैं। अगर पे इमीडिएटली किया जा रहा है तो क्या एंट्री हो जाएगी, मान लीजिए सी को पे किया जा रहा है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है गाइस, अगर पे नहीं किया जा रहा तो हम उसके लोन अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। किसके, सी के लोन अकाउंट में, सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन, गाइस माइंड माय वर्ड, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी उसके लोन अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो यही बात बोली गई है, अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर कैन बी पेड ऑफ इमीडिएटली, या तो हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, और बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
on the payment to the retiring partner, the amount due to him is transferred to his loan account. लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. एंट्री वुड बी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. और ये लोन कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखाया जाएगा. रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट इज शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. गाइस क्लियर है? अब देखिए गाइस, ये आपको अच्छे से आया होगा. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनो. अब बात आती है कि जो अमाउंट हमने किसका देना है? रिटायरिंग पार्टनर का. उसके ऊपर अगर कुछ नहीं बोला गया, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट या कुछ भी बोला नहीं गया कि उसको कैसे पे ऑफ किया जाएगा, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या डिमांड कर सकता है? दो बातें, दोनों में से कोई भी डिमांड कर सकता है. या तो वो क्या कर सकता है, मान लीजिए रिटायर हो रहा है वो कब? 31 मार्च, और वो आ रहा है 1 जुलाई को. 3 महीने उसका पैसा फर्म के अंदर पड़ा, तो 3 महीने के लिए वो क्या क्या डिमांड कर सकता है? दो बातें डिमांड कर सकता है. गाइस माइंड माय वर्ड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. 31 मार्च को वो रिटायर हुआ, 1 जुलाई को वो दोबारा आया. 31 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक फर्म ने उनके पैसे को यूज किया है. किसके? सी के पैसे को. तो वो दो चीजें डिमांड कर सकता है. और इसका सेक्शन कौन सा है गाइस? 37. सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? वो दो चीजें डिमांड कर सकता है. पहली, वो उसको लोन मान सकता है और लोन के ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स वो क्या कर सकता है? डिमांड कर सकता है. या दूसरा, वो उस 3 महीनों में उसकी कैपिटल से जितना भी प्रॉफिट फर्म ने कमाया है वो डिमांड कर सकता है. तो दोनों में से वो कोई भी ऑप्शन डिमांड कर सकता है. ये कौन बताता है? सेक्शन 37. तो इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है. गाइस क्लियर है? तो फाइनली ये हमारा क्या हुआ गाइस? रिटायरमेंट की बातें की कि रिटायरमेंट में किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं. आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अब हम बात कर रहे हैं गाइस डेथ की. बहुत ध्यान से, एक पार्टनर की डेथ हो रही. देखो रिटायरमेंट और डेथ में फर्क क्या है? अगर मैं बात करूं, ये दो डिफरेंस है रिटायरमेंट और डेथ में. रिटायरमेंट जो होती है वॉलंटरी, मतलब कभी भी प्लान्ड होती है. लेकिन जो हमारी डेथ होती है वो प्लान नहीं है. ऐसा थोड़ी है हम यमराज जी को कहेंगे भैया अभी मत आओ, थोड़े दिनों बाद आ जाना. नहीं ना. तो जो डेथ है वो प्लान नहीं है. ठीक है गाइस? उसके बाद जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के केस में जो पैसा होगा वो रिटायरिंग पार्टनर को उसी को दिया जाएगा. लेकिन डेथ के केस में जिस पार्टनर की डेथ है उसको ऊपर से बुलाएंगे तो है नहीं भैया आकर अपना पैसा ले जाओ, तो उसको नहीं दिया जाएगा. उसके किसको दिया जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम और क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर. यस गाइस, एग्जीक्यूटर भी बोलते हैं, उसको दिया जाएगा. गाइस क्लियर है? अब बात आती है कि डेथ के केस में हमें क्या क्या करना है. सेम सारी चीजें वही. क्या होगा? न्यू रेशियो निकाली जाएगी जो हमने ऊपर पढ़ा, गेनिंग रेशियो निकाली जाएगी ऊपर पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कोई भी रिवैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी, वो सब होगा. उसके बाद रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है, वो होगा. गुडविल सेम, सब कुछ वही होगा. लेकिन एडिशनल क्या होगा गाइस? देखिए अब एडिशनल मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं. ये सब चीजें जो ऊपर पड़ी है, लाइक हमने पहला रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी पढ़ा, गुडविल पढ़ा, उसके बाद न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो पढ़ा, उसके बाद रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस पढ़ा. वो सब होगा ही होगा. एज वेल एज ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो तो होगा ही, ये भी इंक्लूड किया जाता है, ये सब भी होगा. देखिए क्यों? क्योंकि जो डेथ है वो अनप्लान्ड है. मान लीजिए 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, उसकी डेथ हो गई लेट्स सपोज 30 जून को. ऐसा थोड़ी है कि बीच में नहीं हो सकती है. अब क्या 3 महीने उस पार्टनर ने काम किया है या नहीं किया? बिल्कुल किया है. क्या उस 3 महीने में फर्म ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा या नहीं कमाया होगा? बिल्कुल कमाया होगा. तो क्या उसका 3 महीने में प्रॉफिट में हिस्सा बनता है या नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है. तो उसे उस 3 महीने में जो प्रॉफिट का उसका हिस्सा बना है उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाएगा. तो वो प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? पहली बात यहां पर ये आ रही है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और गाइस इसमें से 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो देखिए सबसे पहली बात क्या बोला गया? डिटरमाइनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर, जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं. शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से अप टू द डेट ऑफ डेथ कैन बी आइदर, मतलब 30 जून. मैंने एग्जांपल दिया 1 अप्रैल से 30 जून, 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, या तो आप फाइनल अकाउंट ही बना रहे हो. दूसरा, एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल. दो तरीके हैं. या तो आपने क्या किया, देखिए पहला तरीका क्या है?
उस 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकाला आपने? अपने सारे क्या बना लिए? फाइनल अकाउंट्स बना लिए, 3 महीने के ही ड्रॉ कर लिया। आप यूजुअली 12 महीने के करते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर करते हो, अब आपने 3 महीने की ही कर लिए। आपने क्या किया? लेजर बनाया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, मतलब आपने सब कुछ बना लिया। तो उस केस में तो आपने एक्चुअल प्रॉफिट जो हुए वो डिवाइड ही कर दिए। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे डिवाइड होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गाइस क्लियर है? उसके कैपिटल में मान लीजिए सी की डेथ हो रही है तो टू सीज कैपिटल, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर बना दिया है। ठीक है गाइस, तो यही बात बोलेगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स में 3 महीने का प्रॉफिट आपने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है जो यूजुअली आप नहीं देखेंगे। जो दूसरा ऑप्शन है ये आप लोग देखोगे, आपके एग्जाम में देखने को यही मिलता है, और आपके सिलेबस में भी यूजुअली इसके ही क्वेश्चन है। मेनली जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के ही है। देखिए गाइस, व्हेन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज एस्टिमेटेड, जब आप एस्टिमेट करोगे, पहला है टाइम बेसिस। टाइम बेसिस क्या कहता है? देखो ध्यान से सुनना गाइस, मैं बहुत इजी वे में आपको करवाने वाला हूं। देखिए टाइम बेसिस, आपने क्या किया? आप 3 महीने के एंड में ये उसकी डेथ होगी, आप ये नहीं कह रहे, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये सब नहीं बना रहे हो। आप कह रहे हो भैया हम तो बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर बनाएंगे। अभी जो 3 महीने का प्रॉफिट है वो हम एस्टिमेट कर लेते हैं, एक एस्टिमेट लगाकर उसका शेयर दे देंगे। तो एस्टिमेशन किस 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 तरीके से हो सकता है? देखिए एस्टिमेशन कैसे कैसे हो सकता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम बेसिस पर। दूसरा टर्नओवर या सेल्स बेसिस पर। पहले हम टाइम बेसिस की बात करें। टाइम बेसिस में भी दो बातें हैं, या तो आप अकेले लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले रहे हो, ठीक है, लास्ट ईयर का, या आप क्या कर रहे हो? एवरेज ले रहे हो, 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का, 5 साल का, इस तरीके से। दैट इज कॉल्ड टाइम बेसिस। मान लीजिए लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने क्या किया, बहुत ध्यान से सुना, आपने पिछले साल का प्रॉफिट क्या कहा कि लास्ट ईयर के बेसिस पर मानेंगे, इस साल भी उतना ही प्रॉफिट हुआ है। लास्ट ईयर मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ है 12 लाख, ठीक है गाइस, और आपने कहा लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर ही इस साल का प्रॉफिट मानेंगे। अब आपने काम कितने मंथ्स किया? 3 मंथ्स काम किया था। सी ने जो काम किया था 3 मंथ्स, तो उसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, 1:1:1, ठीक है गाइस। अब ये पूरे साल का है, पहले तो हमें 3 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। 3/12 दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 3 लाख। ये 3 लाख 3 मंथ्स का पूरी फर्म का प्रॉफिट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? इसमें से सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी की डेथ हुई है। तो 3 लाख में उसका हिस्सा है 1/3, तो उसका बनता है गाइस 1 लाख। गाइस क्लियर है? तो इस तरीके से लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इस साल, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है आप मान रहे हो सेम, आपने इस साल भी उतना ही कमाया होगा, उसके बेसिस पर क्या कर दिया आपने? सी का हिस्सा निकाल लिया। गाइस क्लियर है? दूसरा आ रहा है इसी में ही, अगर आप एवरेज लेते हो, क्या लेते हो गाइस? एवरेज। मान लीजिए आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 12, उससे पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है 10 और 10 लाख, और उससे पहले का दिया हुआ है 8 लाख। आपको बोला गया आपको 3 साल का एवरेज लेना है, ठीक है। तो 12 और 10, 22 और 8, 30 लाख, डिवाइड बाय कितना हो गया? 3, दैट वुड बी 10 लाख। एवरेज आ गया आपका 10 लाख। तो आपने क्या किया? ये 10 लाख एवरेज लिया पूरे साल का, इसमें आप 3 मंथ्स का निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय में, पहले आप 3 मंथ्स का निकाल दो, 3/12 दैट इज कितना आ जाएगा? 2,50,000। गाइस क्लियर है? ये पूरी फर्म का 3 मंथ्स का प्रॉफिट आया। अब सी का हिस्सा निकालेंगे 2,50,000 इंटू में 1/3, तो ये आ जाएगा 8,3333 गाइस 0.33, ये उसका हिस्सा आ जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने सारे अकाउंट्स ड्रॉ नहीं किए, आपने केवल एस्टिमेशन किया। किसके बेसिस पर? टाइम बेसिस पर। तो दो तरीके पड़े। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सेल, तो इसमें क्या दिया होगा, किस तरीके से आप निकालोगे? लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर की सेल मान लीजिए आपकी 20 लाख, ठीक है गाइस, और आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? लास्ट ईयर की सेल है 20 लाख, और उस पर जो प्रॉफिट्स आप कमा रहे हो वो आप कमा रहे हो मान लीजिए 30%, ठीक है। लास्ट ईयर सेल के ऊपर जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया वो 30% आया। क्या आपने 3 महीने काम किया? बिल्कुल किया। क्या सी ने 3 महीने काम किया? किया। क्या 3 महीनों की सेल पता होगी या नहीं पता होगी? बिल्कुल पता होगी। मान लीजिए 3 मंथ्स की जो सेल है अप टू द डेट ऑफ डेथ, मंथ्स की जो सेल है वो है 10 लाख। गाइस क्लियर है? और आपको क्या बोला गया कि जैसा आपने प्रॉफिट, जितना रेट ऑफ आपने प्रॉफिट पिछले साल कमाया
वही सेम आपने इस साल कमाया होगा, ये आप एस्टिमेट कर रहे हो गाइस। क्लियर है? अब देखो, आपने पिछले साल कितना कमाया? 30%। ठीक है, 30% सेम आप मानोगे कि आपने इस साल कमाया, तो 10 लाख के ऊपर कितना हो गया? 30%, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 3 लाख। ठीक है गाइस, अब मुझे एक चीज बताओ बहुत ध्यान से, क्या आपको अब इसको 3 मंथ की निकालने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये सेल थी वो 10 लाख 3 महीनों की थी, तो ये 3 महीनों का ही प्रॉफिट आ रहा है, आपको 3/12 करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से बस उसका हिस्सा निकालेंगे। 3 लाख 3 महीनों का प्रॉफिट है पूरी फर्म का, इसका 1/3 दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 1 लाख, और ये उसका क्या आ जाएगा? शेयर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ, आपको ऐसा दिया जा सकता है। दूसरा कैसे दिया जा सकता है? मान लीजिए आपको सेल दे दी, लेट्स सपोज प्रीवियस ईयर सेल दे दी, दैट इज 20 लाख। ठीक है, और आपने जो प्रॉफिट कमाया प्रीवियस ईयर, दैट इज 10, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूं इजी वर्ड्स में, दैट इज 4 लाख। आपने प्रॉफिट कमाया 4 लाख। ठीक है, और इस साल की सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, सेल जो है अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है गाइस, वो है आपकी 5 लाख। गाइस क्लियर है? ये आपकी क्या है? सेल। अब आपको बोला गया आप सेम रेट से क्या कमा रहे हो? इस साल भी प्रॉफिट कमा रहे हो, तो पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेट कैसे निकालोगे? देखिए, 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय में 100, ये कितना आ जाएगा? दैट इज 20%। आपका आ गया 20। तो आपको क्या बोला गया? आप सेम इस साल भी इतना ही कमाने वाले, तो 5 लाख के ऊपर 20%, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो आपका पूरी फर्म का 3 महीनों का, इस ये जो सेल है वो केवल 3 महीनों की है, तो ये 3 महीनों का ही प्रॉफिट आ रहा है, आपको 3/12 करने की जरूरत नहीं है। तो 1 लाख का उसका हिस्सा है 1/3, तो दैट वुड बी 33333.33। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, और इसमें क्या भी हो सकता है? ये भी हो सकता है कि जो पिछले साल आपकी रेशियो है उसमें 2% का डिक्लाइन हो रहा है, मतलब 2% आपका कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसको 2% करके इस साल 18% होगा, तो 5 लाख से 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दोगे 18% से। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। गाइस क्लियर है? अब लास्ट चीज आ रही है इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने ये सब आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, ये सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली है। अब ये इंपॉर्टेंट आ रही है, देखो इस केस में तो हमने पढ़ लिया। देखो, 2 केस पढ़े। पहला, आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, पूरे के पूरे अकाउंट्स ही बना रहे हो, तो ये एंट्री कर दी। अब अगर क्या है, जो अब हमने सेकंड मेथड पढ़ा कि आप एस्टिमेशन के बेसिस पर क्या कर रहे हो? प्रॉफिट्स निकाल रहे हो। आपने 2 मेथड पढ़े, एक तो आपने पढ़ा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सेल एस्टिमेशन। अब इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी गाइस? तो देखिए, अगर प्रॉफिट्स, देखिए सुनना गाइस, एबीसी 3 पार्टनर है, सी छोड़कर जा रहा है, और ए और बी के प्रॉफिट्स अगर सेम रहते हैं, जैसे उनके पुराने प्रॉफिट्स है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेम है, तो आप एंट्री करोगे। देखिए गाइस, अगर प्रॉफिट हो रहे हैं, अगर रेशियो सेम है, रेशियो चेंज नहीं हो रही है, और प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हो रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है गाइस, अगर लॉस हो रहा है तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको डेबिट किया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये कब है? जब रेशियो में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन गाइस, अगर रेशियो में चेंज हो रहा है, रेशियो चेंज हो रही है, तो क्या होगा? प्रॉफिट के केस में देखो, जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है उसको तो क्रेडिट किया जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो गेन कर रहे हैं पार्टनर, उनकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा इन देयर गेनिंग रेशियो। यस गाइस, और अगर लॉस होगा तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया। आगे लास्ट चीज आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट। हम क्या करेंगे गाइस? देखो, लास्ट हम क्या करेंगे, जो डिजीज पार्टनर है उसका क्या निकालेंगे? बैलेंस। मान लीजिए सी है, सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो भी उसको देना है उसको क्रेडिट करेंगे, जो भी उससे लेना है उसको डेबिट करेंगे, और उसका बैलेंस निकालेंगे। अब बैलेंस उसके लोन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो देने से नहीं, सी को थोड़ी देंगे, सी ऊपर से लेने थोड़ी आएगा, उसके एग्जीक्यूटर को, तो वहां पर उसके कैपिटल अकाउंट में उसके एग्जीक्यूटर में डालेंगे। तो एंट्री क्या होगी गाइस? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में जो उसका बैलेंस होगा वो सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसमें क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। गाइस क्लियर है? सी की कैपिटल से सी के एग्जीक्यूटर में वो अमाउंट क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, यही एंट्री यहां पर बोली गई है। फिर एग्जीक्यूटर को क्या किया जाएगा? या तो पे ऑफ कर दिया जाएगा, अगेन जैसा हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था, या तो पे ऑफ किया जाएगा इमीडिएटली, या उसके लोन में भी क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर
किया जा सकता है। और गाइस मैं हमने वहां पर पढ़ा था सेक्शन 37 सेम बात, सी का एग्जीक्यूटर, मान लीजिए डेथ हो गई कब, जून 30 को, और वो आ रहा है जाकर अक्टूबर में, क्योंकि शोक होगा घर में, परेशान होंगे, क्या पता वो जाकर 1 अक्टूबर को आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है, तो 3 महीने का फर्म ने उसका पैसा यूज किया है, सी का पैसा, तो अगेन दो बातें वो डिमांड कर सकता है, दोनों में से कोई भी डिमांड कर सकता है, या तो उसको वो लोन मान सकता है, उसके ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है, दूसरा या वो क्या डिमांड कर सकता है, जो भी उसके पैसे यूज करके उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, उनके पैसों के अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉफिट क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है। तो यही बातें मैंने आपको बताई थी रिटायरमेंट में भी। आई होप ये वाला टॉपिक और ये वाला चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से बताई है गाइस। अगर आपको समझ आई है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करके भी बताइए आपको कैसी लगी। बाकी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।